नमस्कार, मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। शाम के 4 बजने जा रहे हैं। वक्त है 4 के अलार्म का, और 4 के अलार्म में हम दिखाएंगे दिन भर की हर बड़ी खबर और हर बड़ी खबर का राउंड अप। शुरुआत 4 बड़ी खबरों के साथ करने जा रहे हैं। आइए डालते हैं नजर कौन कौन सी वो खबरें हैं 4 जो सबसे पहले आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो पहली खबर, क्या अयोध्या में बरामद बक्से के QR कोड से खुलेगा राम मंदिर दान गबन का राज। दूसरी खबर, केतन मर्डर केस की तफ्तीश में पुलिस ने लोहगढ़ किले में चेतन को चलाया तो क्या पाया। तीसरी खबर, पाकिस्तान के कायराना वार पर टूटा अफगानिस्तान का सब्र, ड्रोन हमलों से पहुंचाई चोट। और चौथी खबर आज की जो आपके सामने रखेंगे, देर से आए मानसून का दिखा कहर, मुंबई पानी पानी है, उत्तर पूर्व में भारी परेशानी। ये 4 खबर तो है ही। चलिए इन तस्वीरों के बाद अब 4 के अलार्म की करते हैं शुरुआत। आज की पहली खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं। अयोध्या में रामदान गबन मामले में पुलिस ने आज खंडासा और रुदौली इलाकों में छापेमारी की है। आरोपी लवकुश मिश्रा और करुणेश के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। और इस बीच एनडीटीवी ने दान चोरी के आरोपी अविनाश शुक्ला के कुछ बक्सों का पता लगाया जो एक योग केंद्र में थे। एक बक्से में राम राज्य कोष लिखा है और QR कोड भी है। इन बक्सों के अंदर अविनाश शुक्ला ने दान चोरी का पैसा चुराया था, जो ट्रस्ट के सदस्य FIR होने से काफी पहले 5 जून को निकालकर ले गए। अयोध्या के कौशलपुरी में इस योगा सेंटर के इन्हीं बक्सों से राम मंदिर दान गबन की अधिकतर रकम बरामद हुई। यहां अपने भाई के साथ रहने वाले अविनाश शुक्ला ने इन बक्सों में कपड़ों और कंबलों के बीच पैसा छुपाया हुआ था। यहीं पर यह बक्सा मिला जिस पर लिखा है राम राज्य कोष, साथ ही इस पर एक QR कोड भी है। ये देखिए, ये एक बॉक्स है जिस पर लिखा है राम राज्य कोष, और ये बॉक्स यहाँ पर कैसे पहुंचा या इस पर जो स्टिकर लगा है वो उसका क्या मतलब है, ये तो जांच में मालूम चलेगा। लेकिन यहाँ पर राम राज्य कोष लिखा है। और देखिए इन्हीं बक्सों से एक ये बड़ा बक्सा है, 1 2 3, ये 3 बॉक्स हैं जी। देखिए ये जो बॉक्स हैं ये खोल भी लेता हूँ मैं। ये कंबल पड़े हुए हैं और कंबलों के बीच में ये पैसा छुपाकर रखा गया था जिसको पुलिस ने बरामद किया है। ये योग सेंटर डॉक्टर चैतन्य का है। यहाँ अभिषेक शुक्ला रहता था जो बाद में अपने भाई अविनाश को यहाँ ले आया। इस सेंटर में 5 आचार्यों के साथ योगा क्लास लेने वाली सीमा तिवारी इस मुद्दे से काफी परेशान दिखी। अभिषेक रहता था और उसका भाई रहता था, और वो गुरुजी के ही टाइम से रहते थे। और आज तक इतने साल हो गए, कभी यहाँ इसके दरवाजे पर पुलिस नहीं आई, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। एक उसका भाई आके यहाँ पे पूरा कलंक लगा के बर्बाद कर दिया पूरा सेंटर। योग सेंटर में 5 जून को पुलिस ने छापा मारकर बक्सों से दान चोरी का पैसा बरामद किया। इनमें QR कोड लगा ये बक्सा योग सेंटर चलाने वाले गुरु चैतन्य का है, जो मंदिर बनने से पहले और बनते समय चंदा जमा करने के लिए इस्तेमाल हुआ। तो बक्से में QR कोड को स्कैन करके किसे पैसा दान किया जा रहा था और कैसे, बता रही है हमारी सहयोगी रंजना। बहुत बड़ा खुलासा है जो एनडीटीवी ने अपने रिपोर्ट के माध्यम से किया। अभी अभी जो रिपोर्ट हमने दिखाई हमारे संवाददाता मुकेश सिंह सेंगर की, जिन्होंने बताया कि रामराज कोष तो लिखा हुआ है, लेकिन ये QR कोड किसका है, ये बड़ा सवाल है। तो अब हम लाइव डेमो आपको करके दिखाते हैं और एक बड़ा खुलासा आप एनडीटीवी के माध्यम से देखेंगे। ये मैंने अपना UPI ऐप खोल लिया है। अब इसमें जैसे अमूमन हम स्कैन करते हैं, ये स्कैनर भी मैंने खोला है। अब इस QR कोड को हम स्कैन करेंगे। आप ये देखिए, जैसे ही मैंने इसको स्कैन किया, ये आप देखिए, मैं चाहूंगी कैमरा पर्सन जूम करके दिखाएं, राम राज्य कोष लिखा हुआ है इसके ऊपर। राम राज्य कोष जो इस बक्से पर लिखा हुआ है वही इस पर लिखा हुआ है राम राज्य कोष। देखिए एंटर अमाउंट का भी ऑप्शन आ रहा है, यानी कि धन राशि जो गबन की जाती रही होगी, संभवतः ऑनलाइन जो राशियां ली जाती रही होंगी वो इसी QR कोड को स्कैन करके ली जाती रही होगी। तो अयोध्या दान गबन केस में सामने आ रहा है कि बरामद हुए करीब 90 लाख रुपए में से अधिकतर अविनाश शुक्ला से ही बरामद हुआ है। और इस बीच इस पूरे मामले में अब प्रवर्तन निदेशालय की भी एंट्री होने जा रही है। उधर SIT को भी गहन जांच के लिए 15 दिनों का और वक्त मिल गया है। गबन की शिकायतों के बाद अयोध्या के कौशलपुरी के इस योगा सेंटर में 5 जून को मंदिर ट्रस्ट के लोगों ने छापा मारा। अविनाश शुक्ला की निशानदेही पर ट्रस्ट के अधिकारियों ने बड़ी रकम इन बक्सों से बरामद की। ये CCTV तस्वीरें उसी समय की हैं जब बरामद रकम के साथ अविनाश को ले जाया जा रहा है। साथ में वर्दी में भी कुछ लोग हैं, लेकिन पुलिस ये पुष्टि नहीं कर रही कि वो भी साथ में थी। ये रकम बाद में पुलिस को सौंप दी गई।
खास बात यह है कि मामले में 13 जून को एसआईटी बनी और 25 जून को एफआईआर दायर की गई। इस पूरे मामले की पेचीदगियों को देखते हुए अयोध्या पुलिस अब जांच के लिए प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को भी पत्र लिख रही है। ईडी इस बात की जांच करेगी कि दान का पैसा किसने दिया और वो चोरी होकर किस किस तक पहुंचा। दान की चोरी से खरीदी गई संपत्तियों को भी कुर्क किया जाएगा। इस बीच मामले की सबसे पहले जांच करने वाले उच्च स्तरीय एसआईटी को गहनता से जांच के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। जांच का दायरा और बढ़ेगा। दान गमन का ये मामला 7 जुलाई को कर्नाटक के हुबली में आरएसएस के प्रांत प्रचारकों की बैठक में भी उठने की संभावना है। और इस बीच हमारे सहयोगी मुकेश सेंगर अयोध्या में राम मंदिर दान गबन केस की पड़ताल में लगे हुए हैं और इसी सिलसिले में उन्हें मंदिर के एक पूर्व कर्मचारी मिले जिन्होंने 18 महीने काम करके छोड़ दिया और इस कर्मचारी ने कई सनसनीखेज दावे भी किए हैं। सुनिए। राम मंदिर दान गबन पूर्व कर्मचारी के आरोप अनिल मिश्रा गोपाल राव गुंडई करते हैं। चंपत राय ने अनिल मिश्रा, डॉक्टर अनिल मिश्रा और गोपाल राव पूरी गुंडा, अगर इन लोग का बस चले तो पूरा अयोध्या अपने अंडर में कर लें। अधिकतर अनिल मिश्रा गोपाल राव के संबंधी जितने ट्रस्ट में हैं, जो भी ट्रस्ट का कार्ड पहन के टहलते हैं, वो सब उन्हीं के संबंधी हैं, डॉक्टर अनिल मिश्रा या गोपाल राव। काम कराते हैं, पैसे नहीं देते। देखा जाए तो चंपत जी को तो नहीं कह सकते, लेकिन डॉक्टर अनिल मिश्रा और गोपाल राव इन्हीं दोनों मेन सरगना हैं। जो भी छोटी छोटी चीज़ अगर वहाँ जांच की जाए, कैमरे जो लगे हैं, बिल हुआ है, वहाँ पे जो बच्चे काम करते हैं उनकी सैलरी सरकार तरफ से बढ़ी है, बट ये उतनी सैलरी नहीं दे रहे हैं। 30 की 30 ड्यूटी, 31 ड्यूटी लेते हैं और टाइट ड्यूटी लेते हैं और एक छुट्टी भी नहीं है और बोनस भी नहीं देते हैं। वो सब पैसा कहाँ जा रहा है? बिल में गड़बड़ी निकलेगी। मंदिर में जितनी भी चीज़ें लगी, जितनी चीज़ें को बिल हो, सबका बिल अगर देखा जाए तो उसमें भी गड़बड़ी निकलेगी, 110% निकलेगी। जितना बिल हुआ, जितनी भी चीज़ों का, जैसे पेड़ का जो भी पेड़ लगा है, जो जाल हुआ, उसका भी निरीक्षण हो कि नया लोहा लगा है कि पुराना लोहा लगा है। छोटी कंपनियों को ही काम। छोटी छोटी चीज़ों पे हस्तक्षेप सबसे ज़्यादा गोपाल राव और अनिल मिश्रा को होता है। ये छोटी कंपनियों इसलिए लाते हैं क्योंकि इनको कमीशन होता है। बड़ी कंपनियों को काम क्यों नहीं दे रहे हैं? इस बीच अयोध्या में जो लोग काम पर रखे गए उनमें से 22 कर्मचारियों को वाराणसी की एक कंपनी सैनिक सिक्योरिटी सर्विस ने सप्लाई की। इनमें से 6 कर्मचारी दान गबन केस में गिरफ्तार हुए। वाराणसी की इस सैनिक सिक्योरिटी सर्विस का नाम अब अयोध्या दान गबन केस से जुड़ गया है। जो 8 आरोपी पकड़े गए हैं उनमें से 6 इस सिक्योरिटी सर्विस के हैं। इस कंपनी के मालिक गौरव सिंह ने बताया कि उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जरिए 22 कर्मचारी हाउसकीपिंग के लिए सप्लाई किए थे, लेकिन उनसे कैश की काउंटिंग करा दी गई। उन्हीं में से 6 गिरफ्तार हुए हैं। जो मैटर राम मंदिर में चल रहा है, हमसे उस प्रकरण में कोई मतलब नहीं है। हमने जो हमारे जो भी हाउसकीपिंग जो बंदे थे वो स्टेट बैंक को दिया गया था। अब है स्टेट बैंक ने उनको कहाँ लगाया, वो स्टेट बैंक के अनुरोध पर इन कर्मचारियों को सैनिक सिक्योरिटी एजेंसी ने भेजा था, जिसमें बाद में एसआईटी ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया। उसमें 6 लोग वो हैं। और दूसरी बात यह है कि सैनिक सिक्योरिटी एजेंसी ने एक बात ये भी बताया कि हाउस कीपिंग के लिए इन कर्मचारियों को बैंक ने मांगा था इस शर्त पर कि ये हाउस कीपिंग करेंगे। उसके बाद अन्य किस काम में उन्होंने लगाया, इसके बारे में कोई जानकारी उनको नहीं है। तो देखिए 10 बड़े खुलासे भी हुए एनडीटीवी पर आज। कैसे? खुलासा नंबर 1, राम मंदिर में महाकुंभ के दौरान सबसे ज्यादा चोरी हुई। खुलासा नंबर 2, जानकारी मिली 8 आरोपियों ने मिलकर यह साजिश रची। खुलासा नंबर 3, सबसे ज्यादा कैश अविनाश की निशानदेही पर बरामद हुआ। खुलासा नंबर 4, सभी आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। खुलासा नंबर 5, अयोध्या पुलिस जांच के लिए ईडी को भी पत्र लिखेगी। खुलासा नंबर 6, अविनाश के ठिकाने से राम राज्य कोष बॉक्स मिला। खुलासा नंबर 7, दान राशि की गणना में अनिल मिश्रा की भूमिका भी आई। खुलासा नंबर 8, टिन्नू यादव चोरी का मुख्य संरक्षक बताया जा रहा है। खुलासा नंबर 9, अनिल मिश्रा गोपाल राव रिश्तेदारों को नौकरी पर रखते थे। खुलासा 10, लव कुश अनुकल्प ने खरीदी सबसे ज्यादा संपत्तियां। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम मंदिर दान गबन केस में सियासत भी भरपूर है, जमकर हो रही है। बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लगातार निशाने एक दूसरे पर। इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं और कम से कम 20,000 करोड़ रुपए का घपला है। 20,000 करोड़ रुपए का सोना चांदी जेवर, लोगों ने 50-50 किलो सोना दिया।
करोड़ों रुपया दिया, हीरे के हार दिए करोड़ों रुपए, पता ही नहीं किसी को। कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने आके मुझे ये बताया था, मुझे यकीन नहीं हुआ। सबसे ज्यादा भगवान राम के नाम का दुरुपयोग करने वाले लोग जब से राम मंदिर बना, राम मंदिर में रामचंद्र जी के दर्शन करने नहीं गया। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता। फिर मैंने नेट पे चेक किया, मर्यादा का पहला नाम तो पहला भगवान प्रभु श्री राम है और दूसरा नाम मर्यादा का संविधान है, और भारतीय जनता पार्टी तो दोनों को दगा दे रही है। 11 जुलाई तो बताई है ट्रस्ट की मीटिंग, अभी साल नहीं बताया है। और उनके लिए खतरा तो ये कि दान या चंदा बंद न हो जाए। राम मंदिर दान गबन केस को लेकर अयोध्या में साधु संत भी काफी आक्रोशित हैं, नाराज हैं और कई इस बात को लेकर खुलकर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, तो कई ऐसे भी हैं जो गीत संगीत के जरिए इस मुद्दे को उठा रहे हैं और न्याय की बात कर रहे हैं। न मिलती हुई दी दात तेरी तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। हो तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। जरा सी नींद गफलत में झपट गठरी उठाते हैं। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। इस बीच खबर गुजरात से, गुजरात के वलसाड से, जहां नेशनल हाईवे पर एक हादसा हुआ। नेशनल हाईवे 48 पर कंटेनर ट्रक में आग लग गई है। गुजरात के वलसाड में ये ट्रक जल गया है और हाईवे पर ट्रक में आग से हड़कंप है। तस्वीरें भी थोड़ी देर में आपके सामने रख देंगे। नेशनल हाईवे 48 की यह घटना है जहां एक ट्रक आग के हवाले है। ये देखिए, वलसाड नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ। गुजरात का वलसाड और यहां नेशनल हाईवे 48 और वहां ट्रक आग के हवाले और इससे हड़कंप है। चलिए अब 4 के अलाम में आगे बढ़ते हैं। अब आपको दिखा देते हैं इस वक्त शाम 4 बजे की 4 बड़ी खबर, यानी बिग न्यूज। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में एनडीटीवी पर खुलासा, आरोपियों की चोरी की कमाई से बनाई गई संपत्ति हो सकती है जब्त। मामले में ईडी की भी हो सकती है एंट्री। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने कबूला जुर्म। सहारनपुर से सीएम योगी ने शुरू किया स्कूल चलो अभियान 2026 का दूसरा चरण। कहा कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। केतन हत्याकांड के आरोपी सिया गोयल और चेतन का नया वीडियो सामने आया। सूत्रों के मुताबिक 23 मई को रिकॉर्ड किया गया था वीडियो। कैफे में मौज मस्ती के मूड में दिखे सिया और चेतन। अरुणाचल प्रदेश और असम में भारी बारिश के बाद इलाकों में भूस्खलन से भारी दिक्कत, तो वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई भी बारिश से बेहाल है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर। पुणे के केतन हत्याकांड की जांच में जुटी पुलिस हर दिन हत्या के एंगल को समझने की कोशिश कर रही है। आज पुलिस आरोपी चेतन को लोहगढ़ किले लेकर गई, जहां उसका एनालिसिस टेस्ट कराया गया। केतन की हत्या मामले से जुड़ी एक खबर है, जहां चेतन की मौजूदगी में रिक्रिएशन पूरा हुआ। लोहगढ़ किले में गेट एनालिसिस का काम पूरा हुआ। करीब 2 घंटे ये सीन रिक्रिएशन चला, साथ साथ तस्वीरें भी देखते रहिए। एआई तकनीक के जरिए भी जांच हुई है, मतलब एआई का भी इस्तेमाल हुआ है। 18 जून को लोहगढ़ के किले पर लगे सीसीटीवी में केतन की हत्या का आरोपी चेतन नजर आया था।
पुलिस आज लोहगढ़ किले पहुंची। चेतन को वैसे ही कपड़े पहनाए गए और पूरा सीन रिक्रिएट किया गया। सीन क्रिएशन हम सुबह 7 बजे उसको वहाँ से निकाला था। 8 बजे 8:30 बजे हमने शुरू करा, 10 साढ़े 10 बजे तक वहाँ पे चले। चेतन को उसी तरह की हुडी पहनाकर और किले पर उसी जगह उसी अंदाज में चलवाया गया जैसा वो सीसीटीवी में दिख रहा है। रिक्रिएशन हुआ है, उसके मेमोरेंडम पे हुआ है, इन्वेस्टिगेशन चालू है। व्हाट हैज बीन रिकॉर्डेड देयर, इट हैज बीन डॉक्यूमेंटेशन। कितना पुलिस बंदोबस्त था, कितने अधिकारी कर्मचारी थे यहाँ पे? 6 अधिकारी थे और कम से कम 35 पुलिस। इस दौरान चेतन के हर चाल ढाल को कैमरे में कैद किया गया। गेट एनालिसिस के बाद चेतन के सीसीटीवी कैमरे से फुटेज को रियल फुटेज से मिलाया जाएगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि सीसीटीवी में चेतन ही था। और देखिए, आपको बता दें, सिया और चेतन का नया वीडियो भी एक सामने आया है, जहां केतन की हत्या से 3 हफ्ते पहले का एक वीडियो सामने आया। दोनों एक साथ कैफे में नजर आए। वीडियो में दोनों बहुत खुश नजर आ रहे हैं। ये अब आपके सामने ये वीडियो भी रख दे रहे हैं, सामने देखिए। हत्या से 3 हफ्ते पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है। सीसीटीवी में कैद धुंधली तस्वीरों के आधार पर आरोपी चेतन की पहचान को 100% पुख्ता करने के लिए पुलिस ने उसका गेट एनालिसिस टेस्ट करवाया। ये इसलिए भी जरूरी था क्योंकि केतन की हत्या वाले दिन चेतन लोहगढ़ के किले पर था, लेकिन उसने खुद की पहचान छिपाने के लिए हुडी के साथ कैप और काला चश्मा पहना था। एआई तकनीक के जरिए हुई जांच में चेतन की एक एक हरकत का गंभीरता से विश्लेषण किया गया। वो कैसे चलता है, वो कैसे ठहरता है। चेतन को किले पर फिर से चलवाकर उसके हाथों की हरकत को भी परखा गया। उसके शरीर के एक एक एंगल की जांच की गई। यानी गेट एनालिसिस इन तमाम कड़ियों को जोड़कर यह पुख्ता कर देगा कि 18 जून को सिया के साथ चेतन लोहगढ़ किले पर था। तो आइए आपको समझा देते हैं कि ये जो एनालिसिस है, जिसे गेट कहा जा रहा है, वो क्या होता है। अंग्रेजी शब्द है गेट, और गेट का अर्थ क्या है? चाल या ढाल समझ लीजिए, या गति, उसको मापते हैं इसके जरिए। किसी व्यक्ति के चाल ढाल को इससे पढ़ा जाता है और ये फॉरेंसिक साइंस का बेहद सटीक एक जरिया है, पैमाना है। इससे आरोपी की पहचान स्थापित करने में सहूलियत होती है। बॉडी लैंग्वेज का इसलिए विश्लेषण होता है और इसी का सहारा लिया जा रहा है। और इसमें एआई के जरिए भी किसी शख्स के चलने फिरने के पैटर्न का विश्लेषण किया जा सकता है, जो किसी व्यक्ति की सही पहचान स्थापित करने की संभावना को काफी हद तक बढ़ा सकता है। लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि गेट एनालिसिस बहुत सटीक नहीं होता है। यह भी एक पहलू है। I must tell you that all the scientific investigations, no doubt, some of the investigations are very crucial evidences and they are non-rebuttable. But gate analysis theory is not so much accurate, and no, it cannot be fully relied upon. Definitely, it may help in investigation to a certain direction of the investigators, but we cannot say that it is a conclusive evidence for any particular case or for any particular person to know that it is a clinching evidence. No, it is not a clinching evidence. Definitely, it is a some hypothesis can be done, some presumption can be taken out of this analysis. So in this Pune case, I think gate analysis is being done just to create some more evidence about that person, that Chetan Chaudhary and Sia. So investigators are relying upon this gate analysis theory to strengthen their evidence, to strengthen their case in view of the evidence in this case. चलिए, हर बड़ी खबर पर नजर है, लेकिन फिलहाल यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहें, देखते रहें 4 का आलम। एनडीटीवी इंडिया पर जारी है। लौट रहे हैं बेअचल। चलिए, 4 के आलम में ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। देखिए, उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों की कागजी जांच और सुधार की समय सीमा खत्म होने के बाद उत्तर प्रदेश में 31,000 से ज्यादा वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर है। यूपी में वक्फ संपत्तियों पर यह बड़ी कार्रवाई। 31,328 वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण रद्द। सबसे ज्यादा सुन्नी वक्फ की संपत्तियां रद्द हुई हैं। जांच में सामने आई गंभीर अनियमितताएं। उम्मीद पोर्टल पर डाला गया था संपत्तियों का ब्यौरा।
उत्तर प्रदेश में वक्फ की 26% संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है। इतना ही नहीं, करीब 13,000 से ज्यादा वक्फ की संपत्तियों के दस्तावेज अब भी अपलोड नहीं हुए हैं। केंद्र सरकार की उम्मीद, पोर्टल पर उत्तर प्रदेश की वक्फ संपत्तियों के सत्यापन के दौरान ये कार्रवाई की गई है। यूपी में जो 31,000 से ज्यादा वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन रद्द हुआ है, उनके पीछे खास तौर से 5 कारण मिले हैं। नंबर 1, खसरा नंबरों का मिसमैच। नंबर 2, रकबे में भारी अंतर मिला। नंबर 3, कई जगह एक संपत्ति का डबल रजिस्ट्रेशन मिला। नंबर 4, संपत्तियों की अधूरी जानकारी दी गई। और नंबर 5, कई जगह दस्तावेज नहीं दिखाए गए। सरकार ने वक्फ संपत्तियों का सत्यापन करने के लिए 30 जून तक का समय दिया था। हालांकि जिनके रजिस्ट्रेशन रद्द हुए हैं, वो वक्फ ट्रिब्यूनल में अपील कर सकते हैं। अब आपके सामने पूरी डिटेल हम रख देते हैं। देखिए, यूपी में जो वक्फ की संपत्तियां रद्द की गई हैं, उनकी कितनी संख्या है, कितनोों के दस्तावेज नहीं अपलोड किए, किन किन शहरों में सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन रद्द हुए और इन संपत्तियों में क्या क्या शामिल है। तो सुनिए, यूपी में कुल दर्ज 1,52,302 वक्फ संपत्तियां दर्ज हुई, जिनमें 31,328 संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन रद्द हुआ। 31,192 संपत्तियां पूरी तरह से खारिज की गई। इनमें सबसे ज्यादा सुन्नी बोर्ड की संपत्तियां हैं। यूपी में 13,522 के दस्तावेज अब भी अपलोड नहीं हुए। उन्नाव, सीतापुर, हरदोई, आजमगढ़ और लखनऊ में सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन रद्द हुए हैं और रद्द संपत्तियों में कब्रिस्तान, मजारें और दरगाहें शामिल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उत्तर प्रदेश वाराणसी से खबर है, क्योंकि वाराणसी से ये बड़ी खबर इसलिए है कि दाल मंडी में बड़ी कार्रवाई हुई है। एक साथ कई मस्जिद और उसको गिराने की पूरी तैयारी, और इसमें सबसे बड़ी बात कि जो मुतवली हैं वो खुद ही मस्जिद को तोड़ रहे हैं। ये देखिए, तस्वीरें भी आ गई हैं वाराणसी के दाल मंडी में, चूंकि सड़क का चौड़ीकरण वहां पर किया जा रहा है। इसके तहत जो भी रास्ते में चिन्हित किए गए हैं, चाहे वो मकान हो, दुकान हो या फिर कोई धार्मिक जगह हो, उसको हटाने का कार्य किया जा रहा है और लोगों की सहमति से, ताकि आने वाले वक्त में सबके लिए यह सहूलियत हो। वाराणसी का दाल मंडी इलाका, यहाँ की तंग गलियों में आज सन्नाटा है, लेकिन तोड़फोड़ की आवाजें पूरे इलाके में गूंज रही है। आप लोग भैया चलते रहिए रोड पे। कड़ी सुरक्षा के बीच पूरा इलाका सील कर दिया गया है। एक साथ 5 मस्जिदों में कार्रवाई हो रही है। मस्जिद के मुतवल्ली खुद ही मस्जिद के प्रभावित हिस्सों को ध्वस्त करवा रहे हैं। मस्जिदों के साथ बने मकानों पर भी कार्रवाई हो रही है। मीडिया से लेकर आम लोगों तक किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। दालमंडी सड़क चौड़ीकरण परियोजना की जद में कुल 6 मस्जिदें आई हैं। लंगड़ा हाफिज मस्जिद, मिर्जा करीमुल्लाह बेग मस्जिद, संगमरमर मस्जिद, अली रजा खान मस्जिद, निसारन मस्जिद, रंगीले शाह मस्जिद। 5 मस्जिदों पर सहमति बनने से कार्रवाई शुरू हो गई, लेकिन लंगड़ा हाफिज मस्जिद का मामला कोर्ट चला गया है। देखिए, वाराणसी का दालमंडी इलाका इस वक्त छावनी में तब्दील हो चुका है। हमारे सहयोगी पीयूष आचार्य वहां से उन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट भेजी। देखिए, वाराणसी के दालमंडी में अब मस्जिदों के ध्वस्तीकरण का काम आज से शुरू हो गया है। 6 मस्जिद यहाँ दालमंडी की गली में है, 700 मीटर लंबी गली है। इसमें 6 मस्जिदों को तोड़ा जाना है, जिसमें से 5 मस्जिदों को यहाँ पर ध्वस्तीकरण का काम किया जा रहा है। ये देखिए, अली बेग मस्जिद है। यहाँ दालमंडी के मोड़ पे ही अली बेग मस्जिद है, जिसमें ध्वस्तीकरण का काम लगातार चल रहा है। आज से शुरू हो गया है। अब मस्जिद को तोड़ा जा रहा है। मस्जिद इंतजामिया कमेटी खुद आगे बढ़ के इसको तोड़वा रही है और यहाँ पर बाकायदा टीन का गेट लगाकर बंद कर दिया है पुलिस ने। अब पुलिसकर्मी तैनात है। दालमंडी की गली में किसी को वो जाने नहीं दे रहे हैं, अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। किसी को पूरा ये सील कर दिया है रास्ता। ये चौक से दालमंडी जाने वाला जो रास्ता है बिल्कुल सील करके रखा है पुलिस ने, और वहाँ पर नेट हरा लगा दिया है, जिससे कोई धूल और डस्ट यहाँ पर ना आए। पूरा नेट से इसको घेरा हुआ है और उसके अंदर ये अली बेग मस्जिद है, जिसको तोड़ा जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश वाराणसी में दालमंडी में हो रही कार्रवाई का मकसद क्या है, चलिए जान लेते हैं। देखिए, ऑपरेशन दालमंडी सड़क चौड़ीकरण के लिए बड़ी कार्रवाई है। ये 60 फीट चौड़ी होगी, 650 मीटर लंबी ये सड़क होगी।
30 फुट की सड़क, 15-15 फुट की पटरियां होंगी। मॉडल सड़क के रूप में यह विकसित दाल मंडी होगा। बिजली, सीवर और पानी की व्यवस्था होगी अंडरग्राउंड। अब तक 166 मकान गिराए जा चुके हैं। इलाके में पुलिस फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात कर लेते हैं। अपराध की दुनिया में क्या चल रहा है, क्राइम जगत से जुड़ी 4 बड़ी खबरों को आप सभी तक पहुंचाने का वक्त है। आइए देखते हैं 4 खबरें। गुवाहाटी में 37 किलो से ज्यादा तस्करी का सोना जब्त हुआ। भारत म्यांमार रूट से तस्करी का शक है। एक आरोपी इस मामले में गिरफ्तार हुआ है। जबकि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ। 2 अपराधी गिरफ्तार हुए। एक बदमाश के पैर में गोली लगी। गाजियाबाद में बीएमडब्ल्यू कार से चोरी करने वाला हाईटेक चोर गैंग का भांडाफोड़। मोबाइल टावर से करोड़ों रुपए के हाईटेक उपकरण की करते थे ये चोरी। 1.5 करोड़ की कीमत के उपकरण और एक बीएमडब्ल्यू कार बरामद हुआ इनसे। असम में अवैध आरा मिलों के खिलाफ अभियान चल रहा है। वन मंत्री ने सख्त चेतावनी दी है। 1 हफ्ते में सभी अवैध यूनिट बंद करने का लक्ष्य है। और अब मॉनसून से जुड़ी खबर, क्योंकि मॉनसून देरी से चल रहा है, लेकिन जहां पहुंच रहा है वहां कई जगहों पर अपने साथ भारी बारिश, तबाही और सैलाब लेकर आ रहा है। देखिए, उत्तर पूर्वी राज्यों में हालात इस वक्त खराब हैं। उधर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में जोरदार बारिश से हालात बिगड़े हुए हैं। कई इलाकों में जलभराव की स्थिति है। अंधेरी सबवे बंद है। 24 घंटे में 100 मिलीमीटर बारिश वहां पर दर्ज हो चुकी है। और इस बीच मौसम विभाग ने रेड नौकाश चेतावनी जारी की है, जहां मुंबई, पालघर और ठाणे के लिए यह चेतावनी है मौसम विभाग की तरफ से। बुधवार की सुबह मुंबईकरों के लिए बड़ी मुश्किल लेकर आई। आसमान से बरस रही आफत ने माया नगरी को थाम लिया। शहर के कई इलाकों में विजिबिलिटी इतनी कम हो गई कि गाड़ियों की हेडलाइट्स जलाकर चलना पड़ रहा है। दादर के अंधेरी और ठाणे से पालघर तक सड़कों पर जल जमाव और गाड़ियों की लंबी कतारें आम लोगों की परेशानी बयां कर रही है। मूसलाधार बारिश ने मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। पानी इतना भर गया कि अंधेरी सबवे को भी बंद करना पड़ा। प्रशासन ने लोगों को बेवजह घर से ना निकलने की हिदायत दी है। मुंबई के वर्ली इलाके में भी बादल जमकर बरसे। पानी इतना ज्यादा भर गया कि सड़कें ही नजर नहीं आ रही थी। हालांकि इस दौरान लोग बारिश का लुत्फ उठाते भी नजर आए। नवी मुंबई में लगातार तीसरे दिन बारिश का दौर जारी रहा। जल जमाव से मिनटों का सफर घंटों का हो गया। चलिए देखिए, अब आगे खबर यह है कि मुंबई और आसपास के उपनगरों में मानसून का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। कई जगह की तस्वीरें आपके सामने हम रखी है। देखिए, वसई में भी आज भारी बारिश के साथ ऐसा मंजर देखने को मिला जिससे लोग दहशत में आ गए। पूरी रिपोर्ट दिखा देते हैं तस्वीरों के जरिए। मुंबई के करीब वसई में भारी बारिश ने हालात बिगाड़ दिए। बाघराल पाड़ा इलाका, जो कुछ घंटों पहले तक सामान्य था, अचानक नाले के उफान की चपेट में आ गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि सड़क किनारे खड़ी 2 कारें देखते ही देखते नाले के तेज बहाव में तिनके की तरह बहने लगी। हालात इतने खराब हैं कि आसपास मौजूद लोग गाड़ियों को बहते देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। इतना ही नहीं, एक भारी भरकम जेसीबी भी पानी की रफ्तार के आगे बेबस नजर आई। मौसम विभाग ने पहले से ही भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था, लेकिन इसके बावजूद लोग सावधान नहीं हुए। इस घटना ने एक बार फिर वसई के जल निकासी सिस्टम और मानसून की तैयारियों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। हमारे सहयोगी सुजाता ने बारिश के बाद कल एक स्कूल बस पर पेड़ गिरने से जो हादसा हुआ उसका जायजा लिया। इस हादसे में एक बच्चे की जान चली गई थी।
मुंबई में सुबह से ही जोरदार बारिश ने दस्तक दी है, जिसके चलते अब मुंबई और आसपास के शहरों के लिए मौसम विभाग द्वारा ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। हम इस समय मुंबई के चेंबूर इलाके में हैं और आप देखें कि सुबह से ही यहाँ पर हो रही मूसलाधार बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है, गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो चुकी है और ऐसे में मुंबईकरों से अब निवेदन किया गया है कि जब तक कोई ज़रूरी काम ना हो वे घर से बाहर ना निकले। हालांकि क्योंकि आज एक वर्किंग डे है और वीकडे होने के चलते ज़्यादातर जो लोग हैं वो आपको सड़कों पर नजर आएंगे अपने दफ्तर जाने के लिए। और ऐसे में मुंबई में कल हुई एक दर्दनाक दुर्घटना जिसमें एक 11 वर्षीय बच्चे विहान श्रीवास्तव की मौत हो गई और वो इसी बिल्डिंग में रहता था, कुकरेजा रेसिडेंसी नाम के। यहाँ पर ही आने के लिए उसकी स्कूल वैन निकली थी और तब तक एक भारी पेड़ उस पर उसके वैन पर गिर जाता है, जिसमें अंत तक वो फंसा रहा। जब उसे निकाला गया तो वो मृत घोषित कर दिया जा चुका था। और आप देखें कि यहाँ पर जो तमाम परिजन हैं उनके, वे फिलहाल इस हादसे से पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हैं। वे दुखद है इस घटना को लेकर तमाम लोग उनके पास पहुंच रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद बीएमसी कार्यप्रणाली पर हर साल की तरह इस साल भी सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। चेंबूर से कैमरा पर्सन संदेश बेकर के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। उधर देखिए, पहाड़ों पर कुदरत का कहर एक बार फिर बेकाबू हो चुका है। देखने को मिल रहा है लाहौल स्पीति के जिस्पा के पास बादल फटने से भारी तबाही मची है और अचानक आई बाढ़ ने जिंदगी की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा दिया। चारों तरफ तबाही ही तबाही, फटा बादल और फिर मच गया कोहराम। सैलाब की भीषण मार, फिर मच गया चारों तरफ कोहराम। तस्वीरें बेहद भयावह हैं। ये मंजर डराने वाला भी है और चेताने वाला भी। हिमाचल के लाहौल स्पीति के जिस्पा में अचानक आसमानी आफत ऐसी बरसी कि पल भर में सब कुछ थम गया। बादल फटने के बाद आई फ्लैश फ्लड ने मुख्य हाईवे को पूरी तरह से मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। सड़क पर आए पत्थरों और मलबे के इस सैलाब ने लेह मनाली मार्ग को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया है। ट्रैफिक पूरी तरह स्टैंड स्टिल पर है। जहां तक नजर जा रही है सिर्फ गाड़ियों की कतारें और खौफ का मंजर है। खतरे की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन तुरंत एक्शन मोड में आ चुका है। प्रभावित इलाकों की तरफ जाने वाले तमाम वाहनों की आवाजाही को सस्पेंड कर दिया गया है। सैलानियों और स्थानीय लोगों को हिदायत दी गई है कि वो सुरक्षित स्थानों पर रहें और नदी नालों से दूर रहें। उधर अरुणाचल डैम से छोड़े गए पानी ने असम के कई जिलों में तबाही मचाकर रखी हुई है और देखिए, धेमाजी और लखीमपुर जिले के सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। खेत खलियान पानी में डूब चुके हैं, घरों को भारी नुकसान पहुंचा है और किसानों की महीनों की मेहनत पल भर में तबाह हो गई। जहां तक नजर जाए सिर्फ पानी ही पानी। ये तस्वीरें अरुणाचल डैम से पानी छोड़ने की हैं, जिसमें असम के धेमाजी और लखीमपुर में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। अरुणाचल डैम से पानी छोड़े जाने के बाद नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ गया, जिससे सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए। बाढ़ का सबसे बड़ा असर किसानों पर पड़ा है। धान की फसल वाले विशाल खेत पूरी तरह पानी में डूब गए हैं। कई इलाकों में पानी घरों के अंदर तक घुस गया। कच्चे मकानों को भी भारी नुकसान पहुंचा है और लोगों को सुरक्षित स्थानों की ओर जाना पड़ रहा है। बाढ़ की मार सिर्फ इंसानों पर ही नहीं पड़ी है, बल्कि जानवरों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। कई मवेशी बाढ़ में फंस गए, जबकि ग्रामीण उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की कोशिश करते दिखाई दी। सड़कें पानी में डूब गई हैं, जिससे कई गांवों का संपर्क कट गया है। रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरह प्रभावित हो चुकी है और लोगों के सामने भोजन और आवागमन की भी समस्या खड़ी हो गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपनी आखिरी गारंटी भी पूरी कर दी है। 2022 के चुनाव से ठीक पहले उन्होंने 5 गारंटियां पंजाब की जनता को दी थी। मुख्यमंत्री मवादियां सत्कार योजना की उन्होंने शुरुआत की है और आज से पंजाब की महिलाओं के खातों में पहुंचेंगे पैसे और वेब लिंक लॉन्च करके औपचारिक इसका शुभारंभ किया गया। योजना के तहत करीब 50 लाख महिलाओं का पंजीकरण हो चुका है और जनरल वर्ग की महिलाओं को 1000, अनुसूचित जाति की महिलाओं को 1500 प्रति माह की सम्मान राशि मिलेगी। बाद में रजिस्ट्रेशन कराने वाली महिलाओं को भी मिलेगा इस स्कीम का पूरा लाभ। चलिए, ये बड़ी खबर आप सभी तक पहुंचा रहे थे पंजाब से जुड़ी हुई, जहां भगवंत मान ने पूरी की आखिरी गारंटी और जिसका डिटेल्स आपको हम दे रहे थे। और देखिए, जो सम्मान राशि है सीधे महिलाओं के बैंक खातों में ट्रांसफर हो जाएगी।
चलिए इसी खबर के साथ 4 के अलाम में आज के लिए इतना ही। मुझे आशुतोष चतुर्वेदी को दीजिए आप इजाजत, लेकिन मुलाकात आपसे होगी शाम 6:55 पर न्यूज हेडक्वार्टर में और रात 8:45 पर भारत की बात बताता हूं मैं। बने रहें, देखते रहें आप एनडीटीवी इंडिया। यहां खबरें लगातार जारी हैं। आप सभी दर्शकों को बहुत नमस्कार।